Hello everyone, I welcome you all to our channel Mission Concluding Exams. So today we will be going to cover the current affairs of 20th of November. So let's start it. Before starting, I will let you know that this all current affairs will be very important for your all exams, either it is UPSC CDS exam or ND exam, or either your FCAT, INET or SSC exams. Any exam of SSC, it will be covering all exams. Okay, and you can also make your point for the lecture or group discussion that will be going in your SSB. So uh, please be attentive towards the whole video. Let's continue from the first question. Here is it. The first question tells that which of the following bank has been put in the red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investor limits. वो कौन सा बैंक है जिसने अभी रेड फ्लैग लिस्ट के अंदर नाम लाया है, जो सिस्टम है यूज होता है मॉनिटरिंग करना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिमिट्स को. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज HDFC बैंक. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो कौन सा बैंक है एज बिन जिसे रेड फ्लैग लिस्ट में रखा गया है. ये वो सिस्टम है, रेड फ्लैग लिस्ट वाला वो सिस्टम है जिसमें ये सिस्टम वो है जो यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए, जो FPI लिमिट्स को मॉनिटर करता है. ठीक है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को. ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक हैव बीन पुट इन रेड फ्लैग लिस्ट. तो याद रखना दो बैंक है, एक तो HDFC बैंक, एक इंडसइंड बैंक. ओके, दोनों को रेड फ्लैग लिस्ट में रखा गया है और ये रेड फ्लैग लिस्ट वो सिस्टम है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट को. ओके, अब नाउ थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं क्या है. एक लिस्टेड कंपनी एंटर करती है इस लिस्ट में. कब एंटर करती है? जब वो अवेलेबल हो जाती है लेग रूम फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 3% ऑफ द परमिसिबल लिमिट. जब उसकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो होती है 3% से भी नीचे चली जाती है परमिसिबल लिमिट से भी, तब हम उसको रेड फ्लैग लिस्ट में डाल देते हैं. और FPI कैन इन्वेस्ट अप टू 74% इन बोथ HDFC एंड इंडसइंड बैंक. जो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट कर सकते थे कितना? अप टू 74% इन्वेस्ट कर सकते थे इन HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक दोनों में. ठीक है, बट राइट नाउ हेयर दे आर पुटेड इन रेड फ्लैग लिस्ट में रख दिया गया. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, HDFC बैंक. और अगर हम दूसरे बैंक की बात करें दैट इज इंडसइंड बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. रिसेंटली द RBI imposed a penalty of ₹1 crore on पंजाब नेशनल बैंक. तो जो PNB है उस पर अभी अभी RBI ने क्या लगाया है? पेनल्टी लगाई है ऑफ ₹1 crore की. तो ये क्वेश्चन बन गया कितने रुपीज़ की लगाई है? दैट इज ₹1 crore की पेनल्टी लगी है फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्यूट. तो वो कौन सा लॉ है जिसको तोड़ा है, उसको तोड़ने के ऊपर उन पर पेनल्टी लगाई गई है. So either it is A, B, C, D or A. So the correct answer for this question is E. E is the Payment and Settlement System Act 2007. तो जो एक्ट था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन में रखते हुए RBI ने ₹1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है PNB पे. तो RBI has imposed कितना? 1 crore पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर रेफर्ड इन द सेक्शन 26 ऑफ 6. इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 26 क्लोज 6 है उसके अंदर बताया गया है कि ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट RBI ऑब्जर्व दैट PNB वाज ऑपरेटिंग ए बायलैटरल ATM शेयरिंग अरेंजमेंट विद PNB बैंक, जो कि भूटान के अंदर है, विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ RBI फ्रॉम RBI. तो आपको पता होगा कि जितने भी बैंक हैं वो सारे अंडर चलते हैं लॉज के, RBI के लॉज के अंडर चलते हैं. तो दे नीड टू अडेयर एवरी रूल्स, उनको हर एक रूल मानना होगा RBI का जो भी वो गाइडलाइन जारी करेंगे. बट यहाँ पे RBI ने ऑब्जर्व किया कि PNB ऑपरेट कर रहा है एक बायलैटरल ATM शेयरिंग अरेंजमेंट एक दूसरे बैंक के साथ, अपनी ही ATM के साथ. मतलब ATM एक ही है और पर दो लोग अलग अलग बैंक के एक ही ATM में चला रहे हैं काम. तो शेयरिंग अरेंजमेंट चल रहा था, बट ये बिना अप्रूवल ऑफ RBI ये चल रहा था. तो उसको देख के ₹1 crore की पेनल्टी लगाई है. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. एज यू ऑल नो दैट कि अभी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं बिहार में. तो बिहार के अंदर जो इलेक्टेड पार्टी है वो कौन सी पार्टी है? यू विल लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अच्छा चलो छोड़ दो, आज के लिए हम क्वेश्चंस नहीं रखते हैं, क्विज मैंने आपके लिए अलग से रखा है तो आप वो अटैम्प्ट करना. ओके, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो है, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन है? वो है डी, दैट इज बोथ B and C. कौन कौन? किशोर प्रसाद और रेणु देवी.
तो आपको दोनों के नाम याद रखने। अदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार की सर्विस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ़ यू आर लिविंग इन बिहार और गिविंग एग्जाम्स ऑफ बिहार, देन यू नीड टू नो दैट कि ये सारे चीज़ें मुझे याद रहनी चाहिए कि तर्किशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बने, नीतीश कुमार बने हैं बिहार फॉर द 7th टर्म, जो 7वां टर्म जो इलेक्टेड हुआ उसके लिए चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार। ही वॉज अनएमिनेंटली इलेक्टेड लीडर ऑफ द एनडीए, जो मैंने आंसर ही बता दिया, एनडीए पार्टी है उसके इलेक्टेड लीडर बने हैं ये। ऑफ इट्स न्यूली इलेक्टेड एमएलएस इन पटना, देयर विल बी वन मिनिस्टर ईच फ्रॉम एनडीए एलाइज, डिप्यूटी सीएम ऑफ बिहार तर्किशोर प्रसाद एंड रेणु देवी। बस आपको इतना याद रखना है कि तर्किशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, एंड एज वेल एज यू ऑल नो दैट कि नीतीश कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर बने ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू ऑब्टेन अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि वो पहला फॉरेन बैंक कौन सा था इंडिया के अंदर जिसने ऑब्टेन किया था बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई से। ठीक है, बैंक को चलाने के लिए जो लाइसेंस लेते हैं वो आरबीआई से मिला था कि वो ऑपरेट करेगा एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब खुद ही चलाएगा उसे। ठीक है, सो वो क्वेश्चन कौन, वो बैंक कौन सा था? सो द करेक्ट आंसर इज एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक जो था इंडिया का, इंडिया का नाम से रखा गया था एसबीएम बैंक। इंडिया का इज फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी फोकस करता था जिससे कि हर एक कस्टमर पे पहुंचा जाए और साथ साथ एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जाए। ठीक है, एसबीएम बैंक जो था फर्स्ट फॉरेन बैंक था इंडिया के अंदर जिसने बैंकिंग लाइसेंस लिया था आरबीआई से और ऑपरेट करता था होल इंडिया होली ओन सब्सिडरी इन 2019। तो 2019 के अंदर ही वो पूरा बैंक है। अदरवाइज जितने भी फॉरेन बैंक्स आते हैं वो किसी न किसी के साथ मर्ज करके काम करते हैं, बट यहाँ ओन होली ओन सब्सिडरी चालू की गई है, दैट इज इन 2019। तो एसबीआई बैंक इज है होली ओन सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बस इतना याद रखना है कि वो फर्स्ट बैंक कौन सा था, दैट इज एसबीएम बैंक। नेक्स्ट पे याद है, रिसेंटली चंद्रवती पास्ट अवे, चंद्रवती जो है वो पास्ट हो चुकी हैं, तो वो एक जानी मानी कौन थी, वो क्वेश्चन मार्क है। तो वो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बिफोर लेटिंग यू नो द आंसर, लेट मी नो टेल यू दैट कि if you are new on our channel, then you can please subscribe it, as well as please press the bell icon too, so that you will get every video notification, and give a big thumbs up if you like our video and share with your friends. Hope it will give you your knowledge and as well as make a competition environment within your friends. ओके, सो करेक्ट आंसर इज पॉलिटिशियन। तो एक पॉलिटिशियन थी चंद्रवती जो पास अवे हो चुकी हैं। तो लेट नो कि वो इतना फेमस क्यों है, बिकॉज सी वाज द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। वो फॉर्मर पुरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पौंडीचेरी की, इसलिए उनका नाम इस करंट अफेयर्स क्विज में आ रहा है। ठीक है, तो सी हैज अ नंबर ऑफ फर्स्ट टू वर्क कैडेट एज सी वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पहली मेंबर थी पार्लियामेंट की इन 1977 में, और फर्स्ट एमएलए और फर्स्ट मिनिस्टर थी 1964 to 66 and 72 to 74, एंड फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हरियाणा असेंबली। हरियाणा असेंबली के अंदर अपोजिशन मतलब अपोजिशन पार्टी की लीडर थी इन 1982 to 85 में। ठीक है, कहाँ, हरियाणा में। सो दैट्स वाई शी वाज वेरी फेमस एंड रिनोन्ड पॉलिटिशियन, इसलिए उनका क्वेश्चन में नाम आ रहा है। और आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। The union government has extended the tenure of enforcement directorate, that is ED। अभी आप बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे ईडी को लेके। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनका बाय ए ईयर, एक साल के लिए, आफ्टर मॉडिफाइंग हिज अपॉइंटमेंट ऑर्डर दैट वाज इशूड इन 2018। तो 2018 में अपॉइंटमेंट ऑर्डर था, उसको मॉडिफाई करके उनको एक साल के लिए टेन्योर उनका बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर कौन है, दैट इज हमारा संजय कुमार मिश्रा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का बाई ए ईयर, एक साल बढ़ा दिया है, जो कि ऑर्डर इशू हुआ था 2018 में उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, संजय कुमार मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस न्यू दिल्ली, नेम द स्कल्प्टर ऑफ द स्टैचू। तो वो किसका स्कल्पचर है, तो वो स्कल्पचर बनाने वाला कौन था वो बताना है। बट उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन और है, जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको कि एक स्टैचू ऑफ एक और अनवील किया था, दैट इज़ वर्चुअली अनवील किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसको भी ध्यान रखो, और इसको भी कि ये स्वामी विवेकानंद का
स्टैचू को अनवील किया गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है वहाँ। तो उसको भी याद रखना और इस क्वेश्चन को भी याद रखना, दैट इज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नरेश कुमावत। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअली उसे अनवील कर दिया गया है। एंड इट टुक रिनाउंड स्कल्पटर नरेश कुमावत 7 मंथ। तो नरेश कुमावत जो उसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको 7 महीने लगे थे इसको बनाने में, टू कंप्लीट द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन द जेएनयू कैंपस। जेएनयू कैंपस पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू बनाने के लिए उन्हें कितने मंथ लगे थे? 7 मंथ। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फिजिस्ट, वो फिजिस्ट कौन है जिनको हु शेयर 2002 नोबेल प्राइज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोज पास्ट अवे। अभी अभी रिसेंटली वो पास अवे हो चुके हैं। तो वो फिजिस्ट कौन थे जिन्होंने 2002 नोबेल प्राइज शेयर किया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोस्कोप? तो द करेक्ट आंसर इज मासातोशी कोशिबा। तो मासातोशी कोशिबा जो है उन्हें भी मिला था कॉस्मिक न्यूट्रिनोज का डिटेक्शन करने के लिए, और 2002 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। तो अब उनकी क्या हो गया, उनका देहांत हो गया, आई मीन कि उनके वो पास अवे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से वो कौन है जिनको ऑनर किया गया है विद प्रोफेसर एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020? तो ये एक और अवार्ड मिला है, मैंने ऐसे बहुत पुराने अवार्ड्स को भी इंक्लूड किया अपने करंट अफेयर्स क्विज में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ लेट्स गो टू दैट वीडियो, और इफ़ यू कैन फाइंड इट इन प्लेलिस्ट में जाओगे आप, सब वीडियोस मिल जाएंगी आपको। करंट अफेयर नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गेट इन टू दैट, और यू कैन गेट द आई बटन आइकन हेयर, तो यू विल गेट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं। प्रोफेसर एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 किसको ऑनर किया गया है बाय सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु? तो देखो इसमें ना दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसके द्वारा दिया जाता है, दैट इज सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया, जो कि बेंगलुरु में है, वो देती है। और ये अवार्ड कौन सा दिया गया है? प्रोफेसर एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 का दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुशांता कार। सुशांता कार जो है वो सीनियर साइंटिस्ट थी जो कि मॉलिक्यूलर पैरिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में काम करती थी, जो कि है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट CSIR CDRI, ठीक है। वाज होनर्ड विद प्रोफेसर एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 बाय सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलोर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो किन के द्वारा दिया गया, एक्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु में, और किसको दिया गया, दैट इज सुशांता कौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव लॉन्च रिसेंटली बाय SpaceX टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन द फर्स्ट फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट फॉर नासा? जो नासा की एक तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन SpaceX है, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आई मीन कि जितने भी सारे स्पेस स्टेशन है वो सारे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जो जुड़ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज़ करती हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है इस ISS में, ठीक है, जो कि ऑन द फर्स्ट फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट थी नासा की तरफ से, ठीक है। तो कितने एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है, दैट इज फोर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 4 एस्ट्रोनॉट, एक 3 अमेरिकन है उसमें से एंड 1 इज जापानीज। तो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया ऑन द फर्स्ट फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट की तरह ही फॉर नासा, दैट इज नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी का यूज़ किया गया, ठीक है। द प्राइवेट कंपनी इज स्पेस एक्स। ओके, now I have quiz for you, so you need to attempt that quiz what I have told you in answer of this questions। इन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए हैं पहले पिछली वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देखो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और एज वेल एज इससे भी अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द एक्सरसाइज महालाबार 2020 इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज? कौन सी एडिशन का एनुअल एक्सरसाइज था एक्सरसाइज महालाबार 2020? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बनवर लाल मेघवाल जो हैं वो रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं, तो वो किस स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर थे वो बताना है आपको। और ओके, इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप और शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब इट, एंड मेरे पास और भी क्विज हैं, डू नॉट स्किप इट। ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। तो वो बैंक कौन सा है जिसने इंडियन वुमेन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किस प्रोडक्ट के लिए, जो उन्होंने न्यूली लॉन्च किया एक प्रोडक्ट EVA, तो वो वुमेन क्रिकेटर कौन सी है, तो ये बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ।
आरबीआई ने अभी एक कैश ट्रैप रखा है अंडर ए मोरेटोरियम ऑफ पीरियड फॉर 1 मंथ, 1 महीने के पीरियड के मोरेटोरियम में रखा है। और जो विड्रॉल कर सकते हो उस बैंक से वो भी आप 25,000 रुपीज़ की विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओनली फॉर डिपॉजिटर, जो डिपॉजिट करते हैं उसमें, है ना। तो वो कौन सा बैंक है जिसके लिए सब लिमिट्स रखी गई हैं, तो यू नीड टू टेल इन द कमेंट बॉक्स में बताना है सभी आंसर को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो थीम किया है फॉर 2020 वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक एंड विक्टिम्स, रोड ट्रैफिक एंड विक्टिम्स के थीम क्या रखा गया था 2020 को। एंड आल्सो लेट मी नो दैट कि ये किस दिन मनाया जाता है, कौन सा डे को मनाया जाता है वो आपको बताना है। आई विल गिव यू हिंट कि ये नवंबर में मनाया जाता है। और नवंबर में किस डे को मनाया जाता है, आई मीन द डेट, वो बतानी है आपको। चलो मैं बता देता हूँ, जो थर्ड संडे आता है ऑफ द नवंबर उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको मुझे बस थीम बताना है कि इस थीम का क्या रखा गया, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए क्या थीम रखा गया था। Okay, that's all from my side. Wish you a very happy and good day. And thanks for watching. Keep smiling. Happy always.